पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ दी है कि दोनों सूबों में अप्रैल में इंतखाबात कराए जाएँ। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब की 8 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया, जबकि मज़ीद 3 अरकान आने वाले दिनों में अपना हल्फ उठाएंगे। अब खैबर पख्तूनख्वा में भी आज़म खान की सरबराही में 15 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। लेकिन अगर PTI को पंजाब में मोहसिन नकवी की निगरान वज़ारत आला पर एतराज़ है और अब क्योंकि उन्होंने ये फैसला भी किया है कि वो इस्तदा करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि इनको ओहदे से हटाया जाए, ये शख्स जो है वो काबिल कबूल नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन का जो सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं उनके मुताबिक भी इनकी तकर्री नहीं हुई है, तो फिर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है या नहीं? एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी एतराज़ ये हो रहा है कि काबीना में सारे अरकान अपोजिशन की पसंद से मुकर्रर किए गए हैं और उनसे किसी ने पूछा तक नहीं है। ये भी एतराज़ PTI की तरफ आ रहा है। फिर पंजाब में मुस्लिम लीग काफ गहरे इख्तलाफात का शिकार है। पहले पार्टी सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की बुनियादी रुकनीत ख़त्म की। जवाब में उन्होंने पार्टी के जनरल कौंसिल का इजलास बुलाया और चौधरी शुजात हुसैन साहब को पार्टी सदर के ओहदे से बरतरफ कर दिया। तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आइनी और इंतखाबी उमूर के माहिर और पिलडैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले तो ये इसी मामले पर आ जाएं जो ताज़ा है कि मोहसिन नकवी साहब, अब उनकी तकर्री सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होती है तो सुप्रीम कोर्ट उस तकर्री के हवाले से क्या कर सकता है? तकर्री तो हो गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुखालिफ हुई, क्योंकि उन्होंने कहा है कि किसी ने नैब में प्ली बार्गेन ली हो तो आप ऐसे शख्स को पब्लिक ऑफिस होल्डिंग नहीं करा सकते। देखिए, अब ये बातें तो सारी अदालत में साबित करनी पड़ेंगी, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है जिसकी बुनियाद पे अगर वो साबित कर सके तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस उनका बन सकता है। वो ये है कि हमारे इंतखाबी कवानीन में लिखा हुआ है कि जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है वो इम्पार्शल होगा, इम्पार्शल टू एवरी पर्सन एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी। ये हमारे इलेक्शंस एक्ट 2017 के जो सेक्शन 230 है उसके अंदर के अल्फाज हैं। अब अगर ये साबित कर दें कि ये जो जिनकी तकर्री हुई है ये इम्पार्शल नहीं हो सकते किसी पार्टी के और किसी फ़र्द के साथ, तो फिर केस एक बनता है। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर मुकम्मल है, हर चीज़ तरीके के साथ हुई है, अपने वक्त पे हुई है, तो उसके इम्कानात बहुत कम है कि इसे चैलेंज किया जा सके। सही। और अगर ये चीज़ चैलेंज ना करें, ये कि बेशक मतलब इस तरफ ये ना जाएं कि ये इम्पार्शल हैं या नहीं है और सिर्फ वो प्ली बार्गेन वाले मामले को साबित कर दें, तो फिर प्ली बार्गेन भी मैं गुजारिश ये है कि वो बिल्कुल लीगल चीज़ है, नापसंदीदा है, मुझे सख्त नापसंद है, लेकिन कानून के मुताबिक है ना। हाँ। तो पहली तो बात यह है कि वो कह रहे हैं कि प्ली बार्गेन ये है ही नहीं, हमने तो कर्ज वापस किया है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए प्ली बार्गेन हो भी सही, तो ये तो कानून के मुताबिक है, प्ली बार्गेन किया, उन्होंने पैसे दे दिए, उसके बाद उनके ऊपर कोई डिस्क्वालिफिकेशन लागू नहीं होती। हाँ, लेकिन तो पब्लिक ऑफिस तो नहीं ना हो सकता होल्ड, मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पब्लिक ऑफिस प्ली बार्गेन वाला नहीं ले सकता। तो चाहे अगर कर्जे की बात अगर आ जाती है तो कर्जा अगर साबित हो गया दूसरी पार्टी की तरफ से तो फिर तो समझ में आ जाएगा कि ये रहेंगे। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के लॉयर्स ये साबित कर दें कि ये कर्जा नहीं था और उस मामले में कोई खुर्द-बुर्द थी पैसे की या जो इन्होंने वापस किया, तो फिर वो पब्लिक ऑफिस होल्डिंग वाला मसला आ जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन चूंकि ये तो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे ही नहीं, तो इनके ऊपर खुर्द-बुर्द का सवाल मुझे समझ नहीं आता कैसे पैदा होगा। लेकिन बहरहाल हो सकता है कोई चीज़ें हों जो हमारे इल्म में ना हो, तो ये जब साबित की जाएंगी वहाँ पे तो फिर ये आप बात आप ठीक कह रही हैं कि अगर प्ली बार्गेन साबित हो जाती है, खुर्द-बुर्द की बुनियाद पे साबित हो जाती है, तो मुश्किल पेश आ सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब जो 2 इंतखाबात जिसके बारे में बात की जा रही है कि वो अप्रैल में करवा दिए जाएं, तो आपको क्या लगता है कि ये अप्रैल के करवाने के अंदर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है? क्योंकि अभी तक तो जो कैबिनेट्स हैं उन्हीं के ऊपर एतराज़ात चल रहे हैं। देखिए, जो आइन के मुताबिक तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का मतलब यही है कि अप्रैल के अंदर इलेक्शन करवाने लाजमी होंगे। तो कोई ऐसी सूरत नज़र तो नहीं आती कि ये 90 दिन के इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट से तजावज़ करें और उससे इनहराफ करें। लेकिन एक चीज़ जो सुनने में आ रही है वो पॉपुलेशन सेंसस की बात है। जी, डिजिटल सेंसस। पॉपुलेशन सेंसस की जो बात है वो एक इंतज़ामी फ़ैसला है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हावी नहीं हो सकता।
तो असल चीज़ जो अप्लाई होगी, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जिसकी अहमियत है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस विद इन 90 डेज़ है। तो अगर इंतज़ामी फैसला एक हुआ भी था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कि साहब नए इंतखाबात नई मरदमशुमारी की बुनियाद पे होंगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जो मरदमशुमारी इस वक्त अवेलेबल है उसी की बुनियाद पे इंतखाबात हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं वॉइड है और बिल्कुल वैक्यूम है, कोई चीज़ है ही नहीं। मरदमशुमारी हुई थी 2017 में, उसका डेटा मौजूद है, उसके मुताबिक हल्का बंदियाँ मौजूद हैं, इलेक्शन हो सकते हैं। तो कोई वजह नहीं है। अगर इसी चीज़ को हम लागू करें कौमी असेंबली पर, तो कौमी असेंबली में इस वक्त जो सूरत हाल है कि PTI की पार्टी जो है वो तो वहाँ से हो चुकी है फारिग, तो उस सूरत में उनकी जो सीटें हैं उन पर इलेक्शंस होना, क्या ये ज़्यादा बेहतर लॉजिकल फैसला होगा कि तमाम सीटों पर इलेक्शंस करवाए जाएं, या फिर 2 सूबों और 100-125 सीटों पर कौमी असेंबली की इलेक्शन करवा देना ज़्यादा बेहतर होगा, और फिर उसके बाद हम एक नए प्रोसेस में जाएं जिसके अंदर कुछ सिर्फ कौमी असेंबली और सिंध असेंबली के फिर हों इंतखाबात? देखिए, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही बात समझ में आती है कि ये अब इतनी तादाद में अगर 2 सूबाई असम्बलियों के, जो एक सूबाई असम्बली मुल्क की सबसे बड़ी असम्बली है और दूसरी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली, और 125 प्लस सीटों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात अगर ये होने हैं, तो इट मेक्स नो सेंस कि फिर इसको मुलतवी किया जाए, फिर जनरल इलेक्शन करा ही दिए जाए। लेकिन ये एक सियासी इंतजामी सा, आपने बड़े आराम से कह दिया, इस पे तो बड़ी मारामारी चल रही है। इजियर सेड देन डन है उनके लिए। मफादात वाबस्ता है इस बात से, लेकिन कानूनी और आईनी तौर पे इसकी कोई कंपल्शन नहीं है। ये सियासी तौर पे समझता हूँ, इंतजामी तौर पे तो इसकी मसलियत समझ में आती है कि इस वक्त यही कराना बेहतर होगा कि सारे इकट्ठे करा दें, लेकिन आईनी तौर पे कोई कंपल्शन नहीं है हुकूमत पे। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि केयर टेकर सेटअप में जब हम जा रहे होते हैं केयर टेकर सेटअप की तरफ, तो अभी हम कुछ दिन पहले खबर दे रहे थे कि स्पोर्ट्स के वजीर जो हैं पंजाब में वो तैनात हो गए। तो जब एक तरफ हम ऑस्टेरिटी की ड्राइव देख रहे हैं कि 70-78 लोगों की काबीना को अब शायद 30 तक कर दिया जाए और बाकी इसके ऊपर जितने दरकार होंगे वो मुफ्त काम करेंगे, तो क्या कौन से ऐसे वज़रा होते हैं या कौन सी ऐसी वजारतें होती हैं, ऑफिसेज होते हैं जिनमें कि बंदा लाना ज़रूरी है मतलब ताकि प्रोसीजर्स जो हैं इलेक्शन से पहले के सारे मामलात वो प्रॉपर तरीके से स्मूथली चलें? ये आपने बहुत दिलचस्प सवाल पूछा है। मैं हकीकत अगर आप मुझसे पूछें तो ये हमारे यहाँ जो वज़रा जो रोल अदा करते हैं मामलात में, उनमें हकीकत यह है कि कोई वजीर ना भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बिल्कुल, लेकिन ये सारे काम ये इंतज़ामिया करती है, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, सेक्रेटरी होते हैं, ये काम करते हैं। वज़राए कराम तो सिर्फ अपने सियासी बयानात देते हैं, बहुत कम वज़ीर हैं जो अटेंड करते हैं। मैं अगर कहूँ आपका सवाल कि वज़ीर ख़ारजा मिसाल के तौर से फेडरल लेवल पे बहुत अहम होता है, वज़ीर दाखिला शायद अहम होता है, वज़ीर ख़जाना अहम होता है, ये वज़ीर 3 अहम तरीन होते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी मामला तो अक्सर ब्यूरोक्रेसी के कहने पे चलाए जाते हैं, पॉलिसी साजी भी वही करती है या डोनर्स करते हैं। तो हकीकतन तो वही बहुत अहम चीज़ नहीं होती, लेकिन बहरहाल चूंकि हमारा एक निज़ाम है उसमें वज़रा होने चाहिए। लेकिन मतलब वैसे लॉजिकली कोई ज़रूरत तो नहीं होती ना इसके स्पोर्ट्स का मिनिस्टर हो केयर टेकर गवर्नमेंट में? जी कोई ज़रूरत नहीं होती। अब केयर टेकर के ज़माने में क्या करना है, स्पोर्ट्स ने पिछले 3 महीने में क्या तब्दीलियाँ आ जानी, या फिर हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कौम को कि सियासत भी एक खेल है, तो इसीलिए खेल का मिनिस्टर ज़रूरी है। जी वो बताने की भी क्या जरूरत है, काम को क्या इस बात का पता नहीं है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी कि इलेक्शंस की सूरत हाल क्या होगी।